आज हम एक कह सकते हैं एक पहेली सुलझाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वो श्री राम राघवन की फिल्म 21 को एक मास्टरपीस बता रहे हैं। मतलब दमदार एक्टिंग, रोंगटे खड़े कर देने वाले इमोशंस, कमाल का निर्देशन। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बेहतरीन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लगभग गुमनाम क्यों रह गई? और यही तो सबसे दिलचस्प बात है ना कि एक तरफ कला है जो बिल्कुल शिखर पर है और दूसरी तरफ कारोबार जो जमीन पर। आज की हमारी पड़ताल इसी कला और कारोबार की गुत्थी को सुलझाने की है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस फिल्म में वो कौन सी खूबियां हैं जो इसे महान बनाती हैं और फिर वो कौन सी वजह रही जिसने इसे दर्शकों तक पहुंचने से रोक दिया। बिल्कुल। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद से शुरू करते हैं। मतलब श्री राम राघवन के निर्देशन शैली से। राघवन की फिल्मों में खासियत होती है, वो शोर नहीं मचाती। यहां भी वही बात है। उनकी सादगी में एक ऐसी ताकत है जो बहुत कम डायरेक्टरों में दिखती है। आपने इस सादगी शब्द का इस्तेमाल किया और यही राघवन की सबसे बड़ी खूबी है। उनका सिनेमा इतना कालातीत है, मतलब इनटेम्पोरल है, कि आज से 50 साल बाद भी जब कोई इसे देखेगा तो वो सोचेगा कि काश हमारे दौर में भी कोई डायरेक्टर होता जो बिना कुछ कहे दृश्यों के बीच की खामोशी से इतना कुछ कह जाता। ये एक ऐसी कला है जो वक्त के साथ और निखरती है। और शायद इसी वजह से इसकी तुलना हॉलीवुड की एक बहुत बड़ी वॉर फिल्म पर्ल हार्बर से की गई है। पहली बार सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि बजट और स्केल में तो जमीन आसमान का फर्क है। तो ये तुलना आखिर है किस आधार पर? बहुत अच्छा सवाल है। बिल्कुल, ये तुलना स्केल या एक्शन की नहीं है बल्कि भावनात्मक गहराई की है। पर्ल हार्बर की खासियत ये थी कि उसने एक विशाल युद्ध की पृष्ठभूमि में बेहद निजी, मानवीय और दिल को छू लेने वाली कहानियों को दिखाया था। राघवन का कमाल ये है कि वो बिना हॉलीवुड जैसे बजट के अपनी कहानी कहने की ताकत से वही भावनात्मक असर पैदा कर पाते हैं। वो युद्ध की विभीषिका के बीच इंसानियत की छोटी छोटी कहानियों को पकड़ते हैं और यहीं पर 21 वर्ल्ड क्लास सिनेमा बन जाती है। मतलब ये कहानी कहने की कला का मुकाबला है, पैसों का नहीं। और राघवन अपनी जड़ों से कितने जुड़े हैं, इसका एक छोटा सा लेकिन बहुत खूबसूरत उदाहरण मिलता है उनके फिल्मों के क्रेडिट्स में। वो आज भी देवनागरी और रोमन के साथ साथ उर्दू में नाम लिखने की परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं। अपने किरदारों और उनकी दुनिया को कितनी प्रामाणिकता से देखती हैं। जैसे फिल्म में एक सीन है जहां धर्मेंद्र पाकिस्तान में अपनी डायरी में उर्दू में कुछ लिख रहे हैं। ये एक छोटा सा पल है, लेकिन ये उनके किरदार को एक इतिहास और एक पहचान देता है जो सिर्फ डायलॉग से नहीं आ सकती। और यहीं से हम फिल्म के दिल पर आते हैं, यानी इसके दो मुख्य कलाकार धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत। कहा जा रहा है कि पर्दे पर जो उनकी केमिस्ट्री है वो असल में उनके व्यक्तित्व का ही आईना है। बिल्कुल, ये कास्टिंग का जादू है। धर्मेंद्र, जिन्हें असल जिंदगी में भी उर्दू शायरी और लिखने का शौक रहा है, पर्दे पर भी वही करते दिखते हैं, तो आपको लगता ही नहीं कि वो अभिनय कर रहे हैं। और दूसरी तरफ जयदीप अहलावत, जो असल जिंदगी में थोड़े शर्मीले और संकोची माने जाते हैं, उनके किरदार में भी वही सादगी और ठहराव झलकता है। ये अभिनेता अपने किरदारों को प्ले नहीं कर रहे, वो उन्हें जी रहे हैं। और इसका असर इतना गहरा है कि सुनने न आए कि दोनों के बीच के जो भावनात्मक सीन है वो दर्शकों को रुला देते हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो बनावटी नहीं लगते, वो दो इंसानों के बीच का एक असली रिश्ता लगता है। जयदीप का काम तो खैर अव्वल दर्जे का है ही, लेकिन ये धर्मेंद्र की शायद उन आखिरी फिल्मों में से एक है जिसमें उन्होंने इतना यादगार और दिल को छू लेने वाला काम किया है। ये एक लीजेंड के लिए एक शानदार विदाई जैसा है। वैसे सिर्फ इन दोनों ने नहीं, नई पीढ़ी के कलाकारों ने भी काफी प्रभावित किया है। खासकर अगस्त्यानंदा के बारे में कहा जा रहा है कि अपनी पहली फिल्म के हिसाब से वो अपने मामा अभिषेक बच्चन से भी ज्यादा मंझे हुए कलाकार लगे। ये तो बहुत बड़ी तारीफ है। ये वाकई बहुत बड़ी तारीफ है, बहुत बड़ी। और ये दिखाती है कि उनमें संभावनाएं बहुत हैं। साथ ही सिमर भाटिया का भी जिक्र है, जिनसे शायद उतनी उम्मीदें नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने काम से सबको चौंका दिया। और एक छोटी सी प्यारी सी कास्टिंग है अवनी राय की, जो मशहूर फोटोग्राफर रघु राय की बेटी हैं। फिल्म में वो एक पाकिस्तानी रिटायर्ड ब्रिगेडियर की बेटी बनी है और उनके हाथ में अक्सर एक कैमरा रहता है। ये उनके असल जीवन से एक खूबसूरत कनेक्शन बनाता है। किरदारों में जो ये गहराई और भावनाएं हैं उन्हें और भी असरदार बनाता है फिल्म का संगीत। खासतौर पर पुराने गानों का जिस तरह का इस्तेमाल हुआ है वो कमाल का है। 1958 की फिल्म अदालत का वो गाना, उसकी कहानी तो और भी दिलचस्प है। वो सीन फिल्म की आत्मा है।
सोचिए 17th हॉर्स की टुकड़ी पर पाकिस्तानी हमला होता है, माहौल में तनाव है, मौत का साया है, और उसी बीच एक सैनिक बेसब्री से रेडियो पर अपनी पत्नी की फरमाइश का गाना सुनने की कोशिश कर रहा है। उसे बस अपनी पत्नी की आवाज में वो गाना सुनना है, और जैसे ही गाना बजना शुरू होता है वो शहीद हो जाता है। उनको ये शिकायत है कि हम कुछ नहीं कहते। लता मंगेशकर की आवाज, मदन मोहन का संगीत। ये सीन युद्ध की क्रूरता और निजी वैल्यूज को, मतलब जो व्यक्तिगत नुकसान है, उसको एक साथ इतनी खूबसूरती से जोड़ता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और उस गाने की एक लाइन है, कहने को बहुत कुछ था मगर हम कुछ नहीं कहते। ये एक लाइन पूरी फिल्म का सार बन जाती है। फिल्म में अमिताभ भट्टाचार्य और इरशाद कामिल जैसे बड़े गीतकारों के लिखे नए गाने भी हैं, लेकिन दशकों पुराना राजेंद्र कृष्ण का लिखा ये एक मिसरा उन सब पर भारी पड़ता है। ये दिखाता है कि भावनाएं समय की पाबंद नहीं होती। सही कहा। और ये भावनाएं सिर्फ गानों में नहीं, डायलॉग्स में भी हैं। जैसे एक सीन में धर्मेंद्र पंजाबी में अपने गांव जाने की इच्छा जताते हैं। सुनने वालों ने कहा कि वो पंक्तियां सुनकर ऐसा लगा जैसे वो खुद अपने गांव पहुंच गए हों। ये फिल्म उन लोगों को बहुत कचोटती है जो अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से दूर हो गए हैं। और यही सब भावनाएं हमें फिल्म के केंद्रीय विषय तक ले जाती हैं, 21 साल के शहीद सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की कहानी। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये कि 21 साल दुनिया छोड़कर जाने की कोई उम्र नहीं होती। ये फिल्म किसी जासूस की या किसी सुपर सोल्जर की कहानी नहीं है। ये हमारे आपके जैसे घरों के उन बच्चों की शहादत की कहानी है जो देश के लिए अपनी जवानी कुर्बान कर देते हैं। और फौजी जीवन को जिस प्रामाणिकता से दिखाया गया है वो भी कमाल का है। एक बहुत ही खूबसूरत सीन का जिक्र है जहां जयदीप अहलावत का किरदार, जो एक बड़ा फौजी अफसर है, अपनी टीचर यानी धर्मेंद्र के किरदार से मिलता है और उन्हें साहब कहकर संबोधित करता है। और कमाल की बात यह है कि धर्मेंद्र का किरदार, जो अब एक आम नागरिक है, वो भी अपने पुराने शागिर्द के ओहदे का सम्मान करते हुए उसे वापस साहब कहता है। ये सीन वर्दी के सम्मान को दिखाता है। ये बताता है कि फौज में रिश्ता सिर्फ पद का नहीं बल्कि उस वर्दी का होता है, और वो सम्मान उम्र और ओहदे से कहीं ऊपर होता है। ये छोटी छोटी बातें फिल्म को बहुत असली बनाती हैं। तो ये फिल्म आपको रुलाती भी है और प्रेरित भी करती है। जैसे एनडीए का एक कैडेट जब अरुण खेत्रपाल की तस्वीर देखकर कहता है कि अगला परमवीर चक्र मैला हुआ, तो वो सिर्फ एक डायलॉग नहीं रह जाता, वो एक जज्बा बन जाता है। बिल्कुल, सिनेमा का असली काम यही है, नैरेटिव गढ़ना और एक ऐसा अनुभव देना जो आपके साथ घर जाए। 21 ये काम बखूबी करती है। ये किसी भी महंगे विज्ञापन अभियान से कहीं ज्यादा शक्तिशाली तरीके से देशभक्ति और प्रेरणा का संदेश देती है। तो अब हम वापस अपनी पहेली पर आते हैं। अगर फिल्म में इतनी खूबियां हैं, इतना गहरा भावनात्मक जुड़ाव है, इतनी दमदार कलाकारी है, तो फिर हुआ क्या? कारोबार इतना कमजोर क्यों रहा? ये सारी अच्छाइयां दर्शकों तक पहुंची क्यों नहीं? और यहाँ कहानी कला से निकलकर सीधे सीधे कारोबार की दुनिया में आ जाती है। फिल्म का असली विलेन कोई किरदार नहीं बल्कि इसकी प्रमोशन स्ट्रैटेजी और मार्केटिंग है। बनाने वालों ने एक शानदार प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन उसे बाजार तक पहुंचाने वाली टीम वो पूरी तरह से नाकाम रही। फिल्म मैडॉक फिल्म्स ने बनाई और इसे वितरित किया जियो स्टूडियोज ने। ऐसा लगता है कि जियो इसे अच्छे सिनेमा के एक उदाहरण के तौर पर पेश करना चाहता था, जबकि उनकी दूसरी फिल्म धुरंधर पूरी तरह से कारोबारी प्रयोग थी। लेकिन शायद वो दोनों नावों पर एक साथ पैर रखने में संतुलन नहीं बना पाए। ये कला और कॉमर्स के बीच का एक क्लासिक संघर्ष है। एक बड़ा स्टूडियो शायद ये दिखाना चाहता है कि हम धुरंधर जैसी मास एंटरटेनर भी बनाते हैं और 21 जैसा कंटेंट ड्रिवन सिनेमा भी। लेकिन अच्छा कंटेंट बनाना आधी लड़ाई है, उसे सही दर्शक तक सही तरीके से पहुंचाना बाकी आधी लड़ाई है, और 21 इसी दूसरी लड़ाई में हार गई। एक दिलचस्प बात का और जिक्र है फिल्म के एंड क्रेडिट्स में, एक डिस्क्लेमर का। ये डिस्क्लेमर इस बात की तरफ इशारा करता है कि शायद बनाने वालों को भी कहीं ना कहीं अंदाजा था कि फिल्म को लेकर कुछ विवाद हो सकते हैं, या इसकी मार्केटिंग को लेकर कुछ मुद्दे हैं जिन्हें वो पहले से स्पष्ट कर देना चाहते थे। हाँ, और ये एक बड़े सवाल को जन्म देता है। क्या बड़े प्रोडक्शन हाउस की जिम्मेदारी सिर्फ पैसा लगाकर फिल्म बना देना है, या उनकी ये भी जिम्मेदारी है कि अगर उन्होंने एक अच्छी सार्थक फिल्म पर दांव लगाया है तो उसे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए भी पूरी ताकत झोंक दें? 21 का हश्र देखकर तो लगता है कि ये सवाल आज के दौर में बहुत जरूरी हो गया है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि 21 एक सिनेमाई नगीना है, एक ऐसी फिल्म जिसमें बेहतरीन निर्देशन, दमदार अभिनय और गहरा भावनात्मक जुड़ाव है,
लेकिन उसे एक खराब मार्केटिंग की दीमक लग गई। ये एक ऐसा अनुभव है जो आपको रुलाता है, प्रेरित करता है और भारतीय सेना के जवानों के बलिदान पर गर्व भी महसूस कराता है। इसे समेटते हुए मैं उस एक विचारणीय प्रश्न पर लौटना चाहूंगी जो ये फिल्म हमारे लिए छोड़ जाती है। ये सवाल शहीद अरुण खेत्रपाल के पिता का है। एक तरफ उनका बेटा 9 दुश्मन टैंकों को तबाह करके देश का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र हासिल करता है। पूरा देश उसकी बहादुरी का जश्न मना रहा है और उस जश्न के बीच वो पिता एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल पूछते हैं, दुश्मन क्यों? ये सवाल वीरता और बलिदान के उत्सव से परे हमें युद्ध की मानवीय कीमत पर सोचने को मजबूर करता है। ये हमें याद दिलाता है कि वर्दी के उस पार भी कोई इंसान है और युद्ध किसी भी पक्ष के लिए जीत नहीं बल्कि हमेशा एक त्रासदी ही होता है।